हेलो माय फ्रेंड्स। हम आज लेके चल रहे हैं लाइट क्लास 8 का। क्लास 8 के लिए लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लाइट का इंट्रोडक्शन जानेंगे। लाइट है क्या, लाइट क्या है। तो हम लोग शुरू से ही क्लास 6 में भी पढ़े, क्लास 7 में भी पढ़े कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी है और इससे हम लोगों इसके सहयोग से इसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। यदि लाइट नहीं होवे तो लाइट नहीं होता तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो ऐसे ये लाइट का यही हुआ। और लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, ये बात तो ज़रूर है। हमेशा जानेंगे, लिखेंगे कि लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। आजकल तो लाइट को कई एनर्जी में भी बदल दिया जा रहा है। जैसे सोलर एनर्जी के रूप में उसको यूज करते हैं। सोलर एनर्जी बनाकर सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके बैटरी में जमा करते हैं, फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से लाइट के बारे में हम लोग यहाँ संक्षेप में जान रहे हैं। 6 और 7 में बहुत बृहत रूप में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। एक टर्म जानेंगे, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। वस्तु क्यों दिखता है, कैसे दिखता है। तो जवाब में यही देंगे कि आंख से दिखता है। सही में आंख से तो दिखता है, लेकिन आंख रहते हुए भी नहीं दिखता है। डार्क रूम में चले जाएंगे तो कहाँ से दिखेगा। डार्क रूम में खोज चाहें कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, घर में कोई भी वस्तु, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो एक और चीज़ है और मोस्ट जरूरी है, मोस्ट नेसेसरी है, वह है लाइट। आँख के साथ साथ लाइट का होना जरूरी है। जब लाइट रहता है तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा अंधकार में हम लोग कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए भी दो चीज़ होता है। कोई ऐसा चीज़ है, मान लीजिए कि टॉर्च है, बल्ब है, ट्यूब लाइट है, तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो हम लोग सीधे समझ जाते हैं कि बल्ब से लाइट आ रहा है, ट्यूब से लाइट आ रहा है, टॉर्च से लाइट आता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट नहीं निकलता है, फिर भी हम लोग जब लाइट जलाते हैं तो उस वस्तु को देख लेते हैं। वो वस्तु जो है दिखाई देता है। तो दिखाई देने के पीछे कारण है कि उससे लाइट रिफ्लेक्शन होके, लाइट का रिफ्लेक्शन होकर के, लाइट रेज के रिफ्लेक्शन होकर के हमारे आंखों तक आता है और हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए रूम में लाइट है और कहीं रहें, घर के किसी कोने में रहें, तो टेबल मेरा जहाँ रखा हुआ है वहीं पर दिखाई देता है। तो लाइट का बहुत बड़ा महत्व है वस्तु को देखने के लिए। तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो हम लोग जान गए कि आँख और लाइट। लाइट में या तो वो कोई लाइट का सोर्स हो, उससे हम लोग देखते हैं, समझ जाते हैं कि लाइट का सोर्स है, वह भी एक ऑब्जेक्ट है लाइट का सोर्स, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके चलते, उस लाइट के चलते, वह लाइट किसी वस्तु पर पड़ता है, घर में रखा हुआ हो, बाहर रखा हुआ हो, अगर लाइट पड़ता है तो हम लोगों का उस पर से वो जो लाइट उस पर पड़ा वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है। हम समझते हैं कि वो चीज़ है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कैसे वस्तु दिखाई देता है। अब हम लोग जानेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में भी हम लोग क्लास 6 7 में बहुत पढ़ चुके हैं।
संक्षेप में यहाँ जानेंगे। लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट वह है जो लाइट को इमिट करता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर दैट ऑब्जेक्ट्स which emit, emit मतलब उत्सर्जित करता है, छोड़ता है, which emit light रेज, जो लाइट रेज को इमिट करता है वह लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या रखेंगे, सन लिख दें, सबसे बड़ा तो लाइट का सोर्स वही है, सन को लिख दें। स्टार भी लिख देंगे। यहाँ ये भी जाने कि सन भी एक स्टार है, तो जानेंगे कि प्रत्येक स्टार लाइट देता है। दुनिया में जितने स्टार हैं सभी लाइट देते हैं। आसमान में, अंतरिक्ष में जो भी स्टार हैं सभी लाइट देते हैं। जो स्टार नहीं है वो लाइट नहीं देता है। सन भी एक स्टार है, और अदर स्टार्स भी लिख दीजिए, और भी लिख दीजिए जो घर में देखते हैं। बल्ब लिख दीजिए, ट्यूब लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, टॉर्च हो गया। ये तो सब जगह है, इतने लिख के आप कर दीजिए। और भी है कुछ, ये तो नेचुरल हुआ सन स्टार, ये हम लोग का आर्टिफिशियल हुआ, ट्यूब, बल्ब, ट्यूब लाइट और टॉर्च। और भी जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल हैं उनमें भगजोगनी जो रात में जलता है, जो जिसको बोलते हैं नाइट फ्लाई, भगजोगनी जो है वो लाइट फ्लाई कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने लुमिनस ऑब्जेक्ट को जाना। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये जो हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट इमिट करते हैं लाइट को। लिख देंगे कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स, दोज लिखना चाहिए था, दोज ऑब्जेक्ट्स हु इमिट लाइट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट्स who do not emit light। ये लाइट इमिट नहीं करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट तो करते हैं। ये लाइट इमिट नहीं करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, इसके एग्जाम्पल में मून लिख देंगे। इसके एग्जाम्पल में मून है, मून का अपना लाइट नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे आंखों तक आता है। कहते हैं कि मून से प्रकाश आ रहा है, मून से नहीं, मून क्या, मून सन का ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे आंखों तक आता है, मून। और प्लैनेट्स जितने हैं, प्लैनेट्स जो 8 हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स अगला चैप्टर में। प्लैनेट्स जो हैं इनको भी अपना लाइट नहीं होता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि शुक्र चमक रहा है, बुध ग्रह चमक रहा है, वेनस चमक रहा है, इस तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन उनका अपना लाइट नहीं है। तो मून हुआ, प्लैनेट्स हुआ, और टेबल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, जो घर में हम लोग का सामान है जो लाइट नहीं देते हैं, सब बहुते हो गया। तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं और लुमिनस ऑब्जेक्ट गिने चुने हैं, बहुत कम होते हैं। तो हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में ये जाने कि ये लाइट को इमिट नहीं करते हैं। जैसे मून हुआ, प्लेनेट हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, बट दे
रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट। इतना लिख देंगे लुमिनस सब्जेक्ट नॉन लुमिनस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम लोग का काम हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, हल्का फुल्का जानेंगे, क्योंकि 7 में इस पर बहुत हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। 7 का जो मेरा लेक्चर है उसमें बहुत विस्तार से बता भी दिए हैं, यहाँ संक्षेप में ही जानेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो अगर ज़्यादा विस्तार में जानना है, इंजीनियरिंग मेडिकल के व्यू से आप पढ़ रहे हैं, तो 7 का लेक्चर जरूर देख लीजिए। और अगर ऐसे है तो इससे काम चल जाएगा, क्लास में पढ़ने लायक है, क्लास में जानने लायक, लिखने लायक, परीक्षा लायक सिलेबस के हिसाब से है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब किसी वस्तु पर कोई भी लाइट पड़ता है, कहीं से भी लाइट आता है, तो वो उसको बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसी भी वस्तु पर, चाहे वो वस्तु उस वस्तु का सरफेस प्लेन हो चाहे रफ हो, लेकिन वो उसमें रिफ्लेक्शन होता ही है। लेकिन रिफ्लेक्शन कहने से लोग सीधे अर्थ समझते हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, ऐसी बात नहीं है। कि कोई भी वस्तु चाहे वो रफ हो चाहे रेगुलर हो, चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता ही है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही जाने कि कोई भी वस्तु दुनिया में है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे रफ हो। अब हम लोग कुछ टर्म जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। थोड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान लें। जब आप जान ही रहे हैं कि रिफ्लेक्शन की जहाँ चर्चा करते हैं तो प्लेन मिरर लोग समझते हैं, हम भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, एक प्लेन मिरर बना देते हैं। और इस पर किसी भी तरीके से, मान लीजिए एक बल्ब एक डिब्बे में रख दिए, एक बल्ब एक डिब्बे में है, और इस बल्ब के डिब्बे से निकल के इसमें हल्का छेद है, छेद है, स्लिट, स्लिट कहिए, स्लिट होता है ऐसा छेद, बड़ा छेद, चाहे ऐसा हो तब भी इसको स्लिट ही कहेंगे। तो ये स्लिट हुआ, इसमें एक स्लिट बना देते हैं, जो कि हम लोग इसमें 2D में फोटो फिगर बना रहे हैं, जो स्लिट आपको ऐसा बना हुआ नहीं दिखाई देगा, तो ऐसा छेद छोटा सा दिखा देते हैं, इसको स्लिट कहिए। तो इसमें बल्ब यदि जलता है तो इससे लाइट निकलेगा, लाइट निकला, ये बंद है, तो इस बल्ब से जो इस स्लिट को एडजस्टेबल होता है, इसको रे बॉक्स भी कहिए, पूरे बॉक्स को रे बॉक्स कहिए। ये जो स्लिट होता है एडजस्टेबल होता है, शुरू में बंद रहता है, फिर धीरे से खसका करके इसको एडजस्ट करके बहुत पतला कर देते हैं छेद, और इससे एक लाइट निकला, जो निकला लाइट उसको एक लाइट कहेंगे। निकलता तो उसमें भी बहुत रे है, सिंगल लाइट, लाइट इम्पॉसिबल है कि सिंगल लाइट रे पैदा होता हो कहीं, लेकिन हम लोग इसको सिंगल लाइट ही समझ करके सब काम करेंगे। तो इससे जो लाइट निकला, इस पर जो पड़ा मिरर के ऊपर, तो जो लाइट निकल के आया मिरर पर पड़ा, उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहेंगे। जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये जो मिरर इसको रिबाउंस किया, जो लौटाया चाहे रिफ्लेक्ट किया, उस डायरेक्शन को, उस रे को, जब यही रे आया, जब मिरर से टकरा करके जब दूसरे डायरेक्शन में गया, तो उस डायरेक्शन के रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जिस बिंदु पर टकराया इसका नाम ओ कर दें,
ई मान लीजिए कि ए हुआ, ए से ओ पर आया, ओ से इधर बी डायरेक्शन, ओ बी डायरेक्शन में आ गया। तो ए जो हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन यही हो रहा है। अब अपना उसका रास्ता जो रे आया उसका रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते में भेज दे रहा है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग कुछ टर्म्स को जानेंगे जिससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग को फायदा होने वाला है। तो उसको जान ले क्या है टर्म। तो सबसे पहला टर्म है इंसिडेंट रे। जो रे मिरर पर आ रहा है, मिरर पर आ रहा है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। तो द रे which comes on प्लेन मिरर, चाहे मिरर जो कहिए, प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहेंगे। इसका कौन सी इंसिडेंट रे है? तो एओ, एओ इज इंसिडेंट रे। सिर्फ डिफिनीशन लिख देते हैं, बाकी बोल देते हैं। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। एक हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। सिर्फ वही द रे व्हिच कम्स है, यहाँ पर कम्स ऑन ए प्लेन ऑफ मिरर, और द रे व्हिच रिटर्न्स फ्रॉम ए प्लेन मिरर बाई बाउंसिंग बैक कर दें, बाई बाउंसिंग। तो रिटर्न तक करिए दिए तो छोड़ दीजिए। रिटर्न्स फ्रॉम ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहला गया। इंसिडेंट रे जान गए, रिफ्लेक्टेड रे जान गए। जिस बिंदु पर लाइट आकर पड़ता है उसको इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं मिरर पर। इंसिडेंट पॉइंट भी लिख देते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। ये क्या है? द पॉइंट ऑन, द पॉइंट on a mirror where light comes is called incident point। हो गया। इंसिडेंट पॉइंट क्या है? ए ओ मिरर एम को एम ओ बिंदु पर काटता है तो ओ इज इंसिडेंट पॉइंट। हो गया, लिख दीजिए इंसिडेंट पॉइंट का ही मतलब हो गया। अब बाकी है एक नॉर्मल। नॉर्मल है, नॉर्मल जो है यह जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है, इसको मन में सोचने का बिंदु का लाइन है। तो जो ये जो इंसिडेंट पॉइंट है इसी पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, मिरर पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको ओ एन नाम दे देते हैं। मिरर पर जो परपेंडिकुलर डाले, मिरर के इंसिडेंट पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डाले उसको नॉर्मल कहते हैं।
नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, बढ़िया से लिख देते हैं। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी line which is perpendicular on incident point of mirror। वो है क्या? ओ एन। यह जो है ओ एन जो है नॉर्मल है। नॉर्मल इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हम लोग मैथ में जानते हैं नॉर्मल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन। तो नॉर्मल लाइन है तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा। परपेंडिकुलर कहाँ डाले हैं? तो मिरर के इंसिडेंट पॉइंट पर डाले हैं। तो हम लोग जान गए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल। नॉर्मल कहें नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद और दो चीज हम लोग जानेंगे। वो दो चीज क्या हैं जाने? वो दो चीज है इन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, इंसिडेंट शब्द है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incident। इसको शॉर्ट में छोटा आई अक्षर से लिखते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल आई। स्मॉल आई, स्मॉल आई लिख करके इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ आई लिख दें स्मॉल आई, हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया। और इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोगों ने जाना एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यहाँ रिफ्लेक्शन है तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is called angle of reflection, angle of reflection। इसको छोटा वाला आर से डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय आर। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ जाना और उसके लिए 6 पॉइंट पढ़े। एंगल जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना जान गए। इसके बाद में हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ दो होते हैं जिनको लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। पहला क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
पहला क्या है? तो पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन ए प्लेन। इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब होता है सरफेस, एक ही सतह पर होता है। ऐसा नहीं कि ये इस सतह से लाइन उठा है, वो गिरा है, वो उसमें घुसा है, ऐसा नहीं है। इसको प्रैक्टिकल करके लोगों ने देखा है और पाया है कि वही सही होता है। अब मान लीजिए ये सब जो कुछ हम लोग प्रैक्टिकल किए, वो मिरर को रख दिए हैं एक कागज पर, और कागज पर रख करके उसी के बगल में ये लाइट डाले हैं, और उसी कागज के ऊपर लाइट को हमने खींचा, मिरर को के लिए लाइन खींचा है, और जो जिस रास्ते से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ उसको खींचा है। नॉर्मल भी हमने कागज पर ही खींचा है। तो हम लोग को तो देख लिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन ऑफ पेपर में हैं, एक ही समतल कागज के एक ही सतह पर हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन का। तो अब है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, बराबर होते हैं। आर इक्वल मतलब ये जो होते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। इसको इंसिडेंट एंगल को आई कहा गया है, रिफ्लेक्टेड एंगल को आर कहा गया है। इसका मतलब कि आई, कोण आई के बराबर कोण आर है। बस। तो अब जनरल हम लोग जान के रखें कि प्लेन, मिरर चाहे कोई में भी किसी भी सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वह बराबर होता है इंसिडेंट एंगल के बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो हम लोग एक बात जाने कि यदि इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। और अगर ये 0 डिग्री पर आता है इंसिडेंट रे, अगर ये 0 डिग्री होता है, मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री पर इंसिडेंट है, रे है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिफिनीशन तो जानते हैं इंसिडेंट एंगल का। इंसिडेंट एंगल कौन कहलाता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो यदि वह कोण 0 डिग्री है, इसका मतलब कि वह नॉर्मल ही है, नॉर्मल पर ही जा रहा है, लाइन पर वो लाइन पड़ा हुआ है। तो जो 0 डिग्री इंसिडेंट रे हुआ तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी तो इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी तो 0 होगा, ये भी तो 0 होगा। तो जब 0 हुआ इसका मतलब कि जो नॉर्मल पर आता है लाइट और नॉर्मल से होकर लाइट मिरर पर पड़ता है, जैसे आता है वैसे लौट जाता है। यही हम लोग जान कर रखें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हैं, और कुछ जो है वो लॉ का प्रभाव से हम लोग एक और चीज जाने, समझिए कि उसका छोटा लॉ कि 0 डिग्री हो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। इसका मतलब कि नॉर्मल पर वो लाइट आया और नॉर्मल पर ही बैक हो गया।
तो इसी को बोलते हैं, उसको उसी डायरेक्शन में बैक हो जाना। लेकिन ये बैक नहीं होता है, ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। किताबों में लिख दिया है कि बैक हो जाना, उसको जो लाइट आ रहा है उसको बैक हो जाना, उसको रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन में लोग लिखे हैं। लेकिन इसको नहीं मानना है। बैक तभी कहेंगे जब 0 डिग्री पर आ रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, तब आप कहें कि वो उसी डायरेक्शन में बैक हो गया। बाकी सब जो है वो बैक नहीं होता है, वो रिबाउंस होकर के दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि मिरर के पीछे जाता है, मिरर के पीछे नहीं जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जाना। तब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ जब कोई प्लेन सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर प्लेन सरफेस नहीं रहेगा तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। अब हम लोग जहां प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो प्लेन मिरर ही बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। प्लेन मिरर भी हो सकता है, पॉलिश्ड सरफेस भी हो सकता है, पॉलिश्ड मेटल्स भी हो सकते हैं जहां प्लेन हो। लेकिन हम लोग जहां प्लेन होता है वहां सीधे प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो हम प्लेने मिरर करते हैं। इस प्लेन मिरर पर मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइट्स आ रहे हैं, पैरेलल लाइट्स आ रहे हैं बहुत। जब पैरेलल लाइट्स आ रहे हैं इस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद इनका पैरेलल भी होना चाहिए। मान लीजिए कि टॉर्च से हम लाइट जलाए हैं तो टॉर्च का लाइट पैरेलल आता है और इस आईना पर आ रहा है, इस मिरर पर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट देखिए कैसे होता है, पैरेलल है, तब लाइट का रिफ्लेक्शन जो होगा पैरेलल ही होगा। इसलिए कि ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और इसका हर एक पार्टिकल जो है, इस सरफेस का हर एक पार्टिकल लाइट के तरफ में है, तो सब जो हुआ सो रिफ्लेक्शन। इसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक बात और है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के चलते हम लोग को कोई इमेज दिखाई देता है, वह इमेज वर्चुअल हो सकता है, रियल हो सकता है, जो रहे, लेकिन इमेज बनेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बनेगा और ये तो जानबे करते हैं कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, उन्हें काल्पनिक बनेगा। तो जिसको पर्दे पर हम लोग नहीं उतारते हैं, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतारते हैं, इमेजनरी इमेज को पर्दे पर नहीं उतारते हैं, इमेजनरी वर्चुअल एक ही होता है। तो ये जो मिरर हुआ, मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के चलते इसमें इमेज बनता है, तभी ना हम लोग आईना में मुंह देख पाते हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो आईना में हम लोग अपना मुंह नहीं देख पाते। तो इतना जाने कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में होने के कारण से ही इमेज बनता है। अब जाने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ऐसा सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है जो कि रफ है, तिरछा है, घुमावदार है, तो उस पर अगर लाइट ऐसे हम लोग डाल रहे हैं, पैरेलल लाइट डाल रहे हैं, तो देखिए क्या स्थिति बनती है। पैरेलल लाइट आए, ये पैरेलल लाइट आया, लेकिन हो क्या जाता है कि कभी इधर आ गया,
कभी ये वाला लाइट जो है तो इधर चल गया, फिर ये वाला लाइट जो है सो मान लीजिए कि इधर भाग गया, ये वाला लाइट है सो एने आ गया, ये वाला लाइट है सो इधर भाग गया। देखिए कैसा लाइट इधर से उधर हो गया। तो ये लाइट जो होता है रफ सरफेस पर जो लाइट हो पड़ता है वो डिफ्यूज्ड हो जाता है, मतलब कि उसका छितरा जाता है, डिफ्यूज्ड हो जाता है मतलब छितरा जाता है। इसको एक और नाम देते हैं डिफ्यूज्ड को, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, स्कैटरिंग, छितराना, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कहेंगे। इरेगुलर है तो इसको इरेगुलर भी कह सकते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। तो ऐसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोग जान रहे हैं, उसी को स्कैटरिंग भी कह सकते हैं, उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो हम लोगों के रूम में जो लाइट जल रहा है वो दीवार से टकरा करके, टेबल कुर्सी से टकरा करके हमारे आंखों तक आता है। तो टेबल से टकरा कर आया है, हम देखते हैं टेबल के तरफ तो टेबल दिख जाता है, लेकिन इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के चलते उसका इमेज नहीं बनता है। टेबल का इमेज हम लोग चाहें कि दूसरा देख लें, जैसे अपना मुंह आईना में देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के चलते, उस वैसे ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के चलते हम लोग इस सरफेस में चाहें कि टेबल का चेहरा दिख जाए, चाहे हमारा चेहरा दिख जाए, तो नहीं दिखेगा। ऐसा होने लगता दुनिया भर में, तो जहां जाइए तहां आपके सामने कुछ खड़ा ही दिखाई देगा, तो चल कैसे पाते। तो नेचर ने उस तरह का बनाया है जो हम लोग के लिए फायदाकारी हो जाता है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के चलते इतना जान के रखें कि हम लोग का दुनिया में सब वस्तु दिखाई देता है, इससे कोई इमेज नहीं बनता है। और ये रफ सरफेस पर ही होता है, प्लेन सरफेस होता ये प्लेन मिरर की तरह तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब जानेंगे इमेज मेड बाय रिफ्लेक्शन, इमेज मेड बाय रिफ्लेक्शन इन ए प्लेन मिरर। इमेज मेड बाय रिफ्लेक्शन लिखने की क्या जरूरत है, इमेज मेड इन ए प्लेन मिरर कैसे बनता है। तो एक प्लेन मिरर तो बनाएंगे ही, सबसे पहला नंबर प्लेन मिरर तो बनाएंगे ही। अब देखिए, और इस प्लेन मिरर पर के सामने मान लीजिए एगो कोई वस्तु है, ओ ऑब्जेक्ट है, इससे इसका इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा हम लोग देखें। तो इससे एक लाइट हम लोग ओ ए इस मिरर पर डाल दिए, प्लेन मिरर पर डाल दिए। तो जब ये लाइट आया तो प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगा ना, ये हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। अब किसी भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट का निकालना, 2 लाइट लेकर चलना जरूरी होता है। हम भी 2 लाइट लेकर चलेंगे, एक और लाइट ले लेते हैं, देखिए हो गया, ये हो गया ए सी, ई ओ बी हुआ, अभी बी डी हो गया, ए सी बी डी। हाँ तो ओ ए आया, ए सी डायरेक्शन में चला गया, ओ बी लाइट रे आया, बी डी डायरेक्शन में चला गया। और ये दिख रहा है कि डाइवर्जिंग है, मतलब कि आगे जाके फैल रहा है, छितरा रहा है, मिल नहीं रहा है। ये आगे कितनों जाएंगे, चाहेंगे कि मिला लें तो नहीं मिलेगा, मिल जाता तब तो हम लोग उसको पर्दे पर उतार लेते, लाइट चूंकि आ रहा है तो इसको पर्दे पर उतार लेते, वो दिखाई दे देता वो ऑब्जेक्ट, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा है। अब मिल नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में
इस लाइट को बैक साइड में बढ़ाएंगे। बैक साइड पर बढ़ाए तो ओ जा करके इस बिंदु ओ डैश पर मिल गया। ओ डैश पर मिल गया तो इसका चाहे आई पर मिल गया, आई पर मिल गया, इमेज बन गया। तो इमेज जो बना यहाँ पर इसका इमेज बन गया। इस तरह से इमेज बन गया। तो देखते हैं क्या कि यह इमेज जो बना लाइट के रास्ते को पीछे खींचने के कारण इमेज बन रहा है। तो हम लोग को तो दिखेगा इधर से मिरर में ये ऑब्जेक्ट का इमेज, लेकिन उसको चाहे कि पर्दे पर उतार लें तो नहीं उतरेगा। इसलिए यह जो इमेज बना वह वर्चुअल इमेज बनता है। अब प्लेन मिरर में हम लोगों ने इमेज का बनना देख लिया। अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर से जो इमेज बना उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता, विशेषताएं, 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 गुण भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं, विशेषताएं मेन है। तो इनका क्या विशेषता है इस बारे में भी हम लोग क्लास 7 में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है सो संक्षेप में ही आपको पढ़ना भी है और बताएंगे भी। आपको ज़्यादा विस्तार में मेडिकल इंजीनियरिंग के व्यू से जानकारी के लिए जानना है तो 7 वाला जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक हम वीडियो डाले थे जिसमें Q&A करके था, क्वेश्चन एंड आंसर करके था, जिसमें हमने बताया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में क्लास 6 से 10 तक के जो सिलेबस हैं उसमें से 40% आते हैं। तो 40% जब आते हैं तो आप नहीं नीचे से अच्छा से पढ़ के गए रहेंगे तो कितनों 11 और 12 में पढ़ेंगे तो आप तो 60% की ही तैयारी कर पाएंगे। तो वही 55-60% नंबर आएगा, उससे मेडिकल में इंजीनियरिंग में आप अच्छे कॉलेज में जाने के बारे में नहीं हो सकता है। तो आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जानबूझ के क्लास 6 से क्लास शुरू किए हैं कि लोगों को जो 40% के लिए परेशानी होती है, 60 तो कर ही लेते हैं 11-12 में, तो उस 40 के लिए उनको इधर उधर ताकना नहीं पड़े, इसीलिए हम बताए थे। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मेड बाय ए प्लेन मिरर हम लोग इसको जानेंगे। तो ये जो होता है वर्चुअल होता है, जो इमेज बना है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, काल्पनिक होता है। मतलब इसको पर्दे पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं। अगर पर्दा रख दें कि इस पर ऑब्जेक्ट का फिगर बन जाए, तस्वीर बन जाए, तो नहीं बनता है, इसलिए ये वर्चुअल होता है। दूसरा है इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब होता है खड़ा। खड़ा कहने का मतलब कि माथा मेरा ऊपर है तो सामने जो तस्वीर बनेगा, जो पिक्चर जो इमेज बनेगा उसका भी माथा खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि माथा नीचे रहेगा पैर ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं दिखता है। तो इसीलिए इसको इरेक्ट कहते हैं। जो पोर्शन आपका बॉडी में का ऊपर है वो ऊपर दिखाई देगा, जो नीचे है वो नीचे दिखाई देगा। तो ये वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। तीसरा है कि ये जो है मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर
उसका फिगर बनता है। पहले जाने की जो इमेज है वो बैक साइड ऑफ में बनता है, बैक साइड ऑफ मिरर में इमेज बनता है। इमेज जो बनता है बैक साइड ऑफ मिरर में बनता है। चौथा हम लोग लिखें कि इसका जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी मिरर से है, इमेज की भी दूरी मिरर से उतनी ही होती है। डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है जितना मिरर से है उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज मिरर से होता है। यह भी जाने, डिस्टेंस वाला बात हो गया। पांचवा हो गया साइज। साइज साइज जो होता है, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही बड़ा इमेज का साइज होता है। मान लीजिए हमारा हाइट 5 फीट 4 इंची है, तो इमेज का भी हाइट 5 फीट 4 इंची आएगा। हम मान लीजिए मेरा बॉडी है 32 इंच का है, चेस्ट है, तो जो इमेज आएगा उसमें भी 32 इंच आएगा। 34 इंच के हमारा है चेस्ट, तो 34 इंच आएगा। तो इस तरह से साइज जैसे जितना मेरा बॉडी फैला हुआ है उतना ही फैला हुआ इमेज दिखाई देता है। मतलब नहीं छोटा नहीं बड़ा, नाइदर नाइदर ग्रेटर नॉर डिमिनिश्ड, नहीं छोटा, नाइदर बिगर नॉर डिमिनिश्ड, नहीं बड़ा नहीं छोटा, एकदम सेम साइज का दिखाई देता है। छठा होता है लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बड़ी चर्चा होते रहता है। लेटरल इन्वर्सन एक नोट आ सकता है, लेटरल इन्वर्सन पर बहुत बात हो सकता है। तो लेटरल शब्द का मतलब होता है पार्श्व, बगल, साइड। तो इन्वर्सन मतलब उलट जाना, साइड का उलट जाना। जैसे हम दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो जो इमेज बनेगा तो लगेगा कि इमेज अपना बायां हाथ को उठाया है। अगर हम बायां हाथ उठा रहे हैं तो लगेगा कि इमेज अपना बाएं हाथ को उठाए, दाहिने हाथ को उठाए हुए है। अगर हम दाहिने हाथ से लिख रहे हैं तो इमेज में लगेगा कि इमेज बाएं हाथ से लिख रहा है। तो इसी को लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना इमेज इमेज मेड इन ए प्लेन मिरर, जाने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इसके बारे में जाने। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो फिर रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ऐसा हम लोग कहीं देखे हैं कि जहाँ लाइट आ रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर उससे जो लाइट निकला, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट निकला वो फिर कहीं जाके पड़ा और फिर वहाँ जिस पर पड़ा वहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो गया। तो ऐसा होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो जब हम लोग जाते हैं बार्बर के यहाँ बाल कटवाने, तो देखते हैं क्या कि बार्बर सब तरफ से बाल वाल काट लेता है माथे का। उसके बाद तो हमको लोग को आईना में सामने तो दिख जाता है कि बाल कैसे कटा है, पीछे तो नहीं दिखता है। तब बार्बर क्या करता है कि एक छोटा सा आईना लाता है और आपके पीछे ऐसे रख देता है। तो पीछे रखता है तो ये आपके पीछे का लाइट इस आईने पर पड़ा। मान लीजिए ये आईना है, इस आईने पर पड़ा, पीछे लाइट पड़ा, तो ये लाइट इससे जो रिफ्लेक्ट होकर सामने वाले आईने पर जाता है और सामने वाला लाइट में इमेज दिखाई देता है और पीछे का दिखाई देता। हाँ ठीक है, बोल देते हैं लोग कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से दिख जाता है। तो वहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ।
ऐसा भी अब इतना मेहनत बार बार लोग भी नहीं करते हैं, कहाँ से, छोटा आईना नहीं रखते हैं। वो एक दीवार पर जो सामने है वहां पर बड़ा सा मिरर टांगे हैं जिसमें आपका चेहरा सीधे दिख रहा है। एक जो है पीछे टांगे हुए हैं उसी के पैरेलल, तो जब उसके पैरेलल टांगे हुए हैं आईना, तो उसमें आपका चेहरा का कंटिन्यूअस दिखाई देता है। जैसे आगे दिखता है फिर पीछे दिखता है, ऐसे कर करके लगता है कि पचासों सैकड़ों आप बैठे हुए हैं कहीं। किसी में सामने आप दिखते हैं, किसी में पीठ पर दिखते हैं, कि सामने पीठ पर, सामने पीठ पर, इस तरह से कई पिक्चर्स, कई फोटोज आपके उस, कई इमेजेज आपके उस आईने में दिखाई देते हैं, सामने वाले आईने में। तो वो होता क्यों है? तो पीछे वाला जो आईना है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो आपका इमेज बना सामने वाले आईने में, अब वो अगला पीछे माने पीछे वाले आईने के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। जो इमेज था आईने के भीतर वो अब पीछे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस तरह से वो ऑब्जेक्ट बन गया तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करने लगा था। फिर ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बने तो वो दूरी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। देखेंगे, जाएंगे तो ध्यान देंगे बार बार के यहाँ एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ इसके एग्जाम्पल में वही बार बार वाला हो गया, और एक हो गया, और एक हो गया पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में भी रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है उसका यूज करते हैं और हम लोग वस्तु को देखते हैं। तो पेरिस्कोप के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का मतलब होता है जिससे चारों तरफ दिखने वाला, सब तरफ देखने वाला इंस्ट्रूमेंट। A periscope is an instrument from which we see that objects which are not in our eyesight. Periscope is an instrument from which see that objects who are not in our eyesight, in our line of eyesight। आई साइट के लाइन पर नहीं है। आई साइट के लाइन पर कोई चीज रहेगा ना तभी दिखेगा। अब मान लीजिए आई साइट के बीच में हमारे और जिस चीज को देखना है उसके बीच में एक दीवार आ गया, तो वहां पर बाधा हो गया। तब ऑब्जेक्ट्स वी कैन, पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच वी कैन सी, we कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, दैट नहीं दोज लिखिए, दोज ऑब्जेक्ट हु आर नॉट इन आवर आई लाइन ऑफ आई साइट। बीच में दीवार आ गया तो लाइन ऑफ आई साइट में नहीं है, कैसे देखेंगे? तो अब उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना, उसको पेरिस्कोप कहा गया। और पेरिस्कोप के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। बना देते हैं, ऊपर में जगह नहीं है नीचे में, तो ऊपर में ही देखने में आपको आसानी होगी। बना देते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है ट्यूबुलर होता है, ट्यूब तरह का होता है, और ये बंद रहता है, और इसके दोनों छोर पर पैरेलल जो हैं मिरर्स लगे होते हैं,
और ये दीवार से 45 डिग्री पर मिरर होते हैं। मान लीजिए मिरर M1 हुआ और मिरर M2 हुआ, और इसमें बैक साइड से कलई किया हुआ, और इसमें छेद होता है। 2 छेद होते हैं, एक छेद यहाँ पर है, एक छेद नीचे है। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि आँख रख देते हैं, देखते हैं आँख से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दीवार आ गया है, आई साइट में दीवार आ गया है, तो हो गया, ये दीवार है। यहाँ से हम लोग चाहते देखने के लिए, तो दीवार है तो नहीं ना इस पार में दिखता, इधर हम लोग को देखना है, एगो पेड़ है यहाँ पर, मान लीजिए कि एक पेड़ उगा हुआ है, इसी पेड़ को देखना है, चाहे कोई एक्टिविटी हो रहा है उसको देखना है। तो वैसी स्थिति में ये वाल हो गया, ये वाल हो गया, ये मिरर हो गया, ये 45 डिग्री पर है मिरर दीवार से। तो ट्यूब में 45 डिग्री पर है, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। तो जब कोई लाइट, इस मान लीजिए कि हमको पेड़ देखना है, तो पेड़ से लाइट आएगा मिरर पर, आ गया, और ये रिफ्लेक्ट होके आ गया इस मिरर पर, नीचे वाले मिरर पर आ गया, M2 पर, M2 मिरर पर आ गया। इसके लिए M2 मिरर के लिए ये जो इंसिडेंट रे हो गया, और यहाँ जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इस पेड़ को, तो इस पेरिस्कोप के माध्यम से देखना चाहेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब इसे को ऊपर उठा देंगे दीवार के ऊपर, ये जो ऊपर M1 जो मिरर है उसके सामने जो छेद है, उस छेद से को लाइट के सामने, माने पेड़ के सामने कर देंगे, और पेड़ से जो लाइट आ रहा है रिफ्लेक्शन होकर के, वो जैसे आवे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके M1 पर आता है, और M1 पर ये इंसिडेंट हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ, रे हुआ, और फिर ये जो है इसके लिए M2 के लिए ये इंसिडेंट रे हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से पेड़ दिखाई दे देते, इस यहाँ से पेड़ दिखाई दे गया ऑब्जर्वर को। तो वैसी पेरिस्कोप का ये यूज हो गया, मैंने पेरिस्कोप बन गया। अब हम इसके बाद हम लोग जानेंगे यूज ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या यूज है? यूज ऑफ पेरिस्कोप, इसका पहला यूज है कि फुटबॉल हो रहा है कहीं, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, इतना भीड़ है प्लेग्राउंड के बाहर में कि देख पाना मुश्किल है। वैसी स्थिति में हम पेरिस्कोप लेते हैं, और ऐसे देख, पेरिस्कोप ऊपर उठ गया, लोगों के ऊपर से, माने जितना लोग हैं उनसे ऊपर में उठ गया, और उसके बाद आराम से देखेंगे, जिधर जिधर बॉल जा रहा है उधर उधर देखेंगे कैसे कैसे खेल हो रहा है दिखाई देने। तो फुटबॉल मैच देखने में होता है, फुटबॉल मैच देखने में। दूसरा नंबर, सेना के लोग हैं, बंकर में रहते हैं। बंकर, बंकर क्या होता है? तो एक गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में सैनिक लोग छिपे रहते हैं। एक डीच होता है, डीच माने गड्ढा, तो उस डीच में छिपे हुए रहते हैं। तो जब अपने छिपे हुए हैं और दुश्मन आ रहा है, कहीं से आ जाएगा इधरों से, तो कैसे, तो आराम से दुश्मन मार देगा। तो उस स्थिति में ये लोग रखते हैं पेरिस्कोप अपने साथ, और उस पेरिस्कोप से देखते हैं कि कहीं से कोई आ रहा है, आ रहा है। अगर आते रहा तो जीना मरना, ऐसे भी मारेगा वैसे भी मारेगा, लोग अपना एक्टिव हो जाते हैं और दुश्मन को मार डालते हैं। तो ये यूज्ड बाय soldiers इन बंकर में, वही चाहे डीच में, ये लोग करते हैं। और तीसरा का है
कि जो पनडुब्बी होता है जहाज तो पानी में चलता है, दुश्मन का भी जहाज हम आपको पीछा कर रहा है, तो उस स्थिति में हम तो पानी में चल रहे हैं, पानी में थोड़े दिखता है, दिखेगा नहीं। तो उस स्थिति में वही पेरिस्कोप रहता है। जो जहाज के जो अफसर्स होते हैं, सब मेरीन के जो अफसर हैं, पनिया पनडुब्बी जहाज के, वे लोग पेरिस्कोप को ऊपर करके देखते रहते हैं चारों तरफ से कि कोई दुश्मन का शिप तो नहीं है। तो नेवी में भी इसका यूज होता है, सब मेरीन में, सब मेरीन पनडुब्बी जहाज में भी इसका यूज होता है पेरिस्कोप का। इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, और उसी के यूज करके पेरिस्कोप जाने, उसी को यूज करके बार्बर के यहाँ मिरर को देखे। और आगे हम लोग जानेंगे, ये तो एक लाइट दो ही बार रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से आया, फिर से जो लाइट आया मिरर M1 पर रिफ्लेक्ट हुआ, M1 रिफ्लेक्ट किया, यहाँ M2 रिफ्लेक्ट किया, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो क्या होता है? मिरर में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा एक ही इमेज बनता है। तो एक इमेज जो बनता है, तो मिरर का ये गुण है कि एक ही इमेज बनाता है। लेकिन यदि दो मिरर ले लें तब क्या होता है? तो दो मिरर लेंगे तो इमेज की संख्या कैसे बढ़ती है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए कि ये आईना है, एक दूसरा आईना हम ले लिए ऐसे, इससे झुकाव करके, ये आईना को ऐसे जैसे जैसे झुकाते हैं, इसके भीतर में एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ये रखे हुए हैं, तो जैसे जैसे झुकाएंगे वैसे वैसे इस पेन का बहुत ज़्यादा इमेज बनेगा, इसमें बनेगा फिर उसमें बनेगा, दोनों को बनते बनते बहुत बनेगा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें होता है। इसका जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में बताए थे, बार्बर के यहाँ पैरेलल जो मिरर रख दिया गया था वहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा था। उसके लिए ऑब्जेक्ट माने हम ऑब्जेक्ट हुए पहले के लिए, और फिर उसके बाद हमारा जो इमेज हुआ वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये पीछे वाले मिरर का जो इमेज है ऑब्जेक्ट उसके लिए सामने वाले के लिए हुआ। इस तरह कंटिन्यूअस बनने लगता है, बहुत बनने लगता है, लेकिन हमेशा बराबर नहीं बनता है, कभी ज़्यादा बनता है कभी कम कम बनता है। जैसे झुकाव होगा मिरर का वैसे ही, जैसे जैसे झुकाव बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज की संख्या बढ़ती है। हम लोग जाने, प्रैक्टिकल लोगों ने किया, प्रैक्टिकल करके लोगों ने पता किया कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन 360 बाई x माइनस 1 हो जाता है। x क्या है? अतः स्लोप बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स जो है उनके बीच का स्लोप है। अब मान लीजिए ये आईना और मेरा हाथ जो है दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया, एक दूसरे से ये इस पर मान लीजिए परपेंडिकुलर इस को रख दिए, हाथ को, हाथ ही समझिए कि ये मिरर है, एक मिरर ये, एक मिरर मेरा हाथ हो गया, तो कितना बनेगा? तो देखिए दोनों के बीच का कोण तो 90 डिग्री हो गया, तो 360 बाई 90 माइनस 1 ये नंबर बनेगा। ये 9 4 जा मतलब 4 माइनस 1 तो 3 तो बनेगा, 3 पिक्चर बनेगा। जब 90 डिग्री पर रखेंगे तो 3 बनेगा, 3 नंबर्स बनेगा।
3 नंबर्स इमेज बनेंगे। और जब इसी के जगह पर 60 कर दें तब मतलब 6 घटा 1 5 आ गया। जब 60 डिग्री करेंगे झुकाव तब 5 फिगर आ गया, 5 इमेज आ गया। और जब 30 डिग्री करते हैं तो क्या होता है 360/30 डिग्री, 30 360 भागा 30 ओ 12 आ जाएगा। 12 माइनस 1 11, 11 आ जाएगा। जब 30 डिग्री होगा तो 11 आ जाएगा। 45 डिग्री आ जाएगा तो 7 आएगा, 7 आएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जब 0 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा थोड़ा देखें। 0 डिग्री होने पर क्या होगा 360/0 - 1। इतना हम लोग जानते हैं। एनीथिंग बाई जीरो, एनीथिंग बाई जीरो, मैथमेटिक्स में जाइए। एनीथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, -1। इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाएंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, मतलब बहुते बनेगा। तो सैद्धांतिक रूप से जब 0 डिग्री पर एंगल पर 2 मिरर हो जाते हैं तो इन्फिनिटी इमेज बनता है। अब हम लोग जाने एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, एक मिरर मान लीजिए मेरा हाथ है, और दोनों को सटा दिए, इसमें बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिए छोटा सा, तो इसका इमेज बनेगा कहता है मल्टीपल, माने इन्फिनिटी बनेगा, बहुत बनेगा। ऐसा संभव है? इसको लाइटें नहीं मिलेगा तो इमेज बनेगा कहाँ से? तो नहीं, ये बात नहीं। हम लोग समझें कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो कोण होता है वो 0 होता है। दो पैरेलल प्लेन का बीच का कोण 0 होता है। जैसे दीवार में एक मिरर टांग दिए, दूसरा मिरर पीछे टांग दिए, तो दोनों मिरर के बीच, दोनों मिरर चूंकि पैरेलल हैं तो हम कहेंगे कि दोनों मिरर के बीच में 0 डिग्री का झुकाव है। अब तो जान गए 0 डिग्री का झुकाव। और वैसी स्थिति में आप बार बार के यहाँ जाके देख लेंगे कि आपका कितना इमेज बन रहा है। तो सैद्धांतिक रूप से इन्फिनिटी इमेज बनेगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बन पाता है। कारण है कि जो लाइट निकलता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के चलते उस इमेज में, मिरर में सोखते जाता है, सोखते 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 बाद में जाके डिम हो जाता है, और एक खास दूरी के बाद, खास दूरी पर इमेज बनने के बाद दिखाई नहीं देता। तब इस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन को जाना। अब इसके बाद में जानेंगे कैलिडियास्कोप। वहाँ भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रयोग होता है। कैलियाडोस्कोप यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि इसका नाम रख दिया गया, इसका हिंदी में लोग बोलते हैं बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी। माने बहुते दिखने में एक चीज बहुत बन जाता है, इसीलिए इसको बहुरूपदर्शी नाम दिया गया, कैलिडास्कोप। तो आप इसका डिफिनीशन जब लिखने को कहेगा तो कहिएगा कि कैलिडास्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम व्हिच वी सी मैनी इमेजेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, कैलिडास्कोप is an instrument from which we can see kaleidoscope, kaleidoscope is an optical instrument from which we can
see multiple images of an ऑब्जेक्ट। एक वस्तु का बहुते डालेंगे। अगर उसमें 10-20 ऑब्जेक्ट डाल दिए तब कहना ही क्या, कितना दिखाई देगा, बहुते दिखाई देगा। तो ये हुआ कैलिडास्कोप का परिचय। और कैलिडास्कोप कैसे बनता है इस बारे में हम बताएंगे। और इसका यूज कहाँ होता है यह अभी बता देते हैं। कैलिडोस्कोप जो होता है इसका यूज होता है लोग जो डिजाइनर लोग हैं, वॉलपेपर के डिजाइनर हैं, और साड़ी वगैरह के पर छाप खाने का जो डिजाइनर हैं, छापने वाले फैब्रिक्स में जो कपड़े व चाहे शर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे साड़ी हो, जो भी वस्त्र हो, उसका भी वो लोग भी उसमें कौन रंग से करें उसका डिजाइन इसी के माध्यम से तैयार करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जाने कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैसे बनता है। कैलिडोस्कोप के लिए हम लोग 3 मिरर ले लेते हैं, छोटा तीन तीन मिरर के 3 टुकड़े ले लेते हैं। एक टुकड़ा 15 सेंटीमीटर मान लीजिए कि लंबा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। ऐसा 3 लेकर के इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एक मिरर मान लीजिए ये हुआ, एक मिरर ये हुआ, तो 2 मिरर हुआ। एक मिरर को सामने से ढक देते हैं, 3 मिरर हो गया। इसके बाद इसमें डोरा को लपेट देते हैं, और जो साटने वाला होता है कौन, प्लास्ट, हैंडी प्लास्ट, जो टेप होता है, टेप एडहेसिव टेप जो होता है उससे साट देते हैं। साट करके उसको ट्रायंगुलर बना देते हैं, प्रिज्म की तरह, प्रिज्म की तरह उसको बना देते हैं। ऐसा प्रिज्म की तरह हो जाता है। यह प्रिज्म की तरह हो जाता है। तो प्रिज्म की तरह हो जाता है, बीच में खोखला रहता है, और बाहर से ये जो मिरर है, मिरर को काट करके ऐसा ऐसा 3 मिरर लिए हैं। हम जब पढ़ते थे तो बनाए थे, तो उस समय पेट्रोमैक्स हुआ करता था। पेट्रोमैक्स में छोटे 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 ट्रांसपेरेंट ही लगे होते थे, शीशे के बने हुए। तो उसी को क्या किए थे कि 3 ले करके बांध करके डोरा से बांध दिए थे, ऊपर से कागज लपेट दिए थे, और उसी नीचे भी बांध दिए थे, ऊपर बांध दिए थे, उसमें चूड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिए थे। मेरा कैलिडोस्कोप बन गया था, और उसमें देखते थे, बड़ी मज़ा आता था देखने में। आप भी वैसा बनावेंगे। हाँ, आप तो जाएंगे दुकान पर, और जो मिरर वाले हैं उनसे कटवा लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 सेंटीमीटर का कटवाइएगा, छोटा ही कटवाइएगा, 10 सेंटीमीटर का कटवाइएगा। देखिए बना करके कैसा होता है। तो ये प्रिज्म जैसा हो जाता है, और इसको क्या करते हैं कि इसको एक और कार्डबोर्ड के ट्यूब में डाल देते हैं। कार्डबोर्ड के ट्यूब में डाल देते हैं, कार्डबोर्ड का एक गोला ट्यूब बनाते हैं, और उसमें डाल देते हैं। उस ट्यूब के ऊपर एक ओपेक छेद बना देते हैं। कार्डबोर्ड में डाल दिए, कार्डबोर्ड के ट्यूब में डाल दिए, और उसमें एक छेद ऊपर वाला जो होता है, अब तो गोला था ट्यूब, उस ट्यूब में डाले हैं इसको। हम जो बनाए हैं इंस्ट्रूमेंट, कैलिडोस्कोप समझिए कि भीतर वाला ही है। तो जो बनाए हैं उसके ऊपर ओपेक डिस्क, ओपेक डिस्क कहने का मतलब कि यह भी कार्डबोर्ड का ही रखते हैं, और इसमें एक हल्का छेद रहता है, छोटा सा छेद रहता है। इसी छेद में हम लोग देखते हैं, छेद के सहारे देखते हैं। और इसके नीचे जो है 2 डिस्क लगे होते हैं नीचे में।
इसमें 2 डिस्क लगे होते हैं। ये डिस्क जो है, ये एक डिस्क जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सर्कुलर डिस्क होता है। और ये जो होता है ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट कैसे बनेगा? तो ट्रांसपेरेंट को ही रगड़ दीजिए जमीन पर, वो ट्रांसलूसेंट बन गया, उन्हें धुंधला उसमें दिखेगा। ये दोनों के बीच में चूड़ी के छोटा छोटा टुकड़ा डाल देते हैं। चूड़ी, रंगीन चूड़ी, उजला चूड़ी, जो 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 मिले घर में सबको तोड़ दीजिए, रख दीजिए। आप चाहें तो और भी पैटर्न वगैरह कुछ कुछ लेकर के, कुछ पैटर्न मैंने और भी चीज़ कुछ कुछ लेकर के डाल सकते हैं, तो डाल दीजिएगा। और डाल करके इसको अब आप डालने से अब आपका कैलिडोस्कोप बन गया। जब ये बन गया तो नीचे से लाइट जला देते हैं। नीचे ज़मीन पर मान लीजिए लाइट जला दिए, चाहे बाहर में हैं, खेत खलिहान में हैं, घर में हैं, घर के छत पर हैं, तब तो ऐसे ही सूरज का लाइट आता है। तो वैसी स्थिति में आप उसमें देखेंगे नीचे तो लगेगा कि बहुत बहुत रखे हैं 10-20 चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, लगेगा कि बहुत चूड़ी के टुकड़ा भरा हुआ है, और उसका अलग अलग रंग दिखाई देता है, और उसका एक पैटर्न बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। और उस पैटर्न को देखेंगे बहुत अच्छा लगता है। फिर जब आपको हिला देंगे तो अब जो फिर रखेंगे तो एक नया पैटर्न बनता है, फिर रखेंगे तो फिर एक नया पैटर्न बनता है। और चाहेंगे जो अभी बना था वैसा फिर बनावें तो नहीं मिलेगा, वो बन ही नहीं पाएगा, वो तो अलग अलग हो जाता है। थोड़ा सा एक सूता माने 1 mm भी इधर उधर हो जाएगा तो उसका पैटर्न बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। आप सुनते होंगे ये फलाना कंपनी कपड़ा वाला एक बार जो कपड़ा बना देता है फिर दोबारा नहीं बनाता है, बनाता भी नहीं है। तो काहे नहीं बनाता है? तो आप उसके पास तो यह है ही, कैलिडोस्कोप है, कैलिडोस्कोप के भीतर रख देता है यही। अब जो पैटर्न बना उसको एडॉप्ट कर लिया, फिर अगला बार बनाना है फिर एडॉप्ट कर लिया, फिर एडॉप्ट कर लिया। फिर वो चाहता है तो बना सकता था फिर वैसा ही, क्योंकि उसके पास तो सेफ है, उसके पेन ड्राइव वगैरह में रखे हुए है, कर सकता था, लेकिन नहीं करता है क्योंकि उसके पास तो ये इंस्ट्रूमेंट है, जब चाहे जिस तरह का तो नहीं, माने एक नया पैटर्न तैयार हो जाएगा, वैसा कपड़ा में छाप होगा। तो ये कैलिडोस्कोप हम लोगों ने जाना। कैलिडोस्कोप का यूज क्या हुआ? यूज ऑफ कैलिडोस्कोप। अच्छा, ये कैलिडोस्कोप एक टाइप का टॉय भी है, बच्चों के मनोरंजन का साधन भी है। तो ये मनोरंजन का एक साधन है फॉर चिल्ड्रन, टॉय फॉर चिल्ड्रन, टॉय फॉर चिल्ड्रन। दूसरा जो वॉलपेपर डिजाइन करते हैं वो भी उसको यूज करते हैं, डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर, डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर, ये लोग यूज करते हैं। फिर और कौन करते हैं? डिजाइनर्स ऑफ फैब्रिक्स, डिजाइनर्स ऑफ, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा कैसे ये लोग यूज करते हैं। आप अपने घर में जरूर बनाइए कैलिडोस्कोप को, देखिए वैसा पैटर्न आप भी जो बनाए वैसा कोशिश करिए बनाने के लिए, नहीं बनेगा। उसी तरह से कैलिडोस्कोप का यूज ये टॉय की तरह करेंगे, और वॉलपेपर बनाने वाले करेंगे, डिजाइनर्स ऑफ फैब्रिक्स करेंगे, क्लॉथ वाले करेंगे, इस तरह से करते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे लाइट इज व्हाइट और कलर्ड। लाइट जो है उजला है कि रंगीन है, यह प्रश्न हमेशा लोग पूछते हैं। इसमें लोग फंस जाते हैं, लेकिन हम लोग आज इसको याद रखें
हमेशा के लिए। लाइट इज वाइट और कलर्ड। वाइट है कि रंगीन है? तो लाइट जो है सो वाइट है। जो चीज दिखाई देता है वही ना बोलेंगे, उसमें दिखाई देता ही नहीं है कि रंगीन है, तो हम कैसे कह देंगे कि रंगीन है? कोई अरेंजमेंट लगाएंगे तब ना वो रंगीन हो पाएगा, ऐसे रंगीन नहीं हो पाएगा। तो ये हमेशा रखें कि लाइट जो है सो व्हाइट होता है, लाइट इज व्हाइट, है ना। लेकिन जब लाइट को कुछ अरेंजमेंट लगा देते हैं तो उसमें से लाइट कलर में बंट जाता है, डिफरेंट कलर्स में बंट जाता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होता है। तो वो क्या अरेंजमेंट लगाते हैं, जैसे इस रूम है, रूम के सारे लाइट को बंद कर दिए हैं। सारे लाइट को बंद करने के बाद अपने टेबल पर एक प्रिज्म रख दिए हैं। प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म रख दिए हैं, ट्रेंगुलर होता है। वो भी जो हम लोग कैलिडास्कोप के लिए बनाए थे वो प्रिज्म की तरह ही था, वो ट्रेंगुलर था। उसको रख देंगे टेबल पर तो वो ऐसा ही फिगर दिखाई देगा। तो वो प्रिज्म हुआ। तो इस अंधकार में रख दिए हैं, अंधेरे रूम में रख दिए हैं, और खिड़की के पास टेबल पर इसको रखे हैं। खिड़की के पास टेबल पर इसको रखे हैं। एक खिड़की से एक छोटा सा पतला सा लाइट इस पर डालते हैं, पतला लाइट इस पर डालते हैं। तो देखते हैं क्या कि ये जो लाइट इस पर पड़ रहा है, इससे निकलने के बाद इससे गुजरा। ये चूंकि प्रिज्म जो है ग्लास का बना हुआ है, ग्लास प्रिज्म ही रखेंगे टेबल पर, ग्लास का बना हुआ है, और इस ग्लास से निकल करके ये 7 रंगों में बट जाता है। एक दो तीन चार, यहाँ पर एक उजला पर्दा रख दिए हैं, व्हाइट स्क्रीन रख देते हैं। ये जो है ग्लास प्रिज्म हो गया। डार्क रूम है, डार्क रूम में इसको रखे हैं, डार्क रूम है। इसमें खिड़की से लाइट भेज रहे हैं। तो देखते हैं क्या कि इस स्क्रीन पर एक रंगीन पट्टी बन गया है, स्क्रीन पर रंगीन पट्टी बन गया है। तो ये जो पट्टी बना, इसमें रंगों का श्रृंखला, रंगों का कैसे है, ये वायलट हो गया, इंडिगो ये बन जाता है, ये इंडिगो हो गया, ये वायलट हो गया, वायलट इंडिगो, ये ब्लू बन जाता है, ये ग्रीन बन जाता है, ये ग्रीन बन गया, येलो हो गया, येलो, येलो, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और रेड हो गया। इस तरह से 7 रंगों का ये पट्टी तैयार होकर, पट्टी इस पर्दे पर बन जाता है। तो ये 7 रंग हुए वायलट। याद रखने के लिए हम लोग एक वर्ड लिखेंगे, विबग्योर, VIBGYOR, हमेशा याद रहेगा। यहाँ नीचे वायलट बनता है, तो भी से वायलट हो गया, VI वायलट, आई से इंडिगो, इंडिगो, नील, नील की खेती होती थी पहले, उससे रंग निकलता था, वो जो वो रंग था उसको इंडिगो बोला गया। ब्लू, बी से ब्लू, सी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से
रेड। 7 रंग होते हैं नीचे से ऊपर। तो इसको याद करने के लिए वर्ड हम लोग विबग्योर याद कर लें और इनका सब जो अक्षर हैं उन पर इन रंगों के नाम हैं, वैसे हम लोग बैठा लेंगे, ऐसे हमेशा याद रहेगा। ऐसे याद नहीं रहेगा तो 7 रंगों में बंट गया। अब व्हाइट लाइट जो आया वो 7 रंगों में बंट गया। तो बंटा क्यों? तो हम लोग एक अरेंजमेंट लगाए, ग्लास प्रिज्म डार्क रूम में रख करके लाइट गुजारे और उसको व्हाइट पर्दे पर उतारे, व्हाइट स्क्रीन पर उतारे, तो 7 रंग बन गए। हम लोग तो बोल दिए कि 7 रंग बन गए, लेकिन 7 रंग जो बनते हैं वो एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। हम लोग तो बोले कि यहाँ वायलेट बन गया, यहाँ ये बन गया, वो बन गया। तो ये 7 रंग जो बनते तो जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। जितना पतला ये लाइट लेंगे उतना ही स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देगा। बहुत माइन्यूटली लोगों ने किया प्रैक्टिकल, तो उन लोगों को दिखाई दिया। हम लोग करेंगे तो अभी नहीं दिखाई पड़ेगा और उसके लिए बहुत अरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखा कि लाइट वाइट है और कलर्ड तभी होगा जब उसके लिए कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं, मतलब कि ग्लास प्रिज्म लगाते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नेचर में कभी आपने देखा है इस तरह का रूप जहां रंग जो है व्हाइट लाइट 7 रंगों में बंट गया हो? ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन हम बताते हैं, आइंदे से देखने का प्रयास करिएगा। और कब देखिएगा? तो जब वर्षा हो गई हो, शाम का या सुबह का समय हो, दोपहर का नहीं, याद रखिएगा, दोपहर का नहीं। या तो सूरज डूबने वाला है या सूरज उगने वाला उगा है, सूरज उदय हो चुके हैं तुरंत या तुरंत डूबने वाले हैं। उस स्थिति में कहीं वर्षा हो रही हो या वर्षा तुरंत तुरंत बंद हुई हो, आसमान में हल्के हल्के बादल हों, वैसी स्थिति में हम लोग को दिखाई देता है एक फिगर आसमान में इस तरह का गोल गोल राउंड टाइप का, ऐसा राउंड टाइप का दिखाई देता है, ऐसा फिगर दिखाई देता है। इसको रेनबो कहा जाता है, रेनबो, इंद्रधनुष। इसमें 7 रंग में बटा हुआ लाइट को दिखाई देता है। तो दिखाई क्यों दिया? तो हवा में, एटमॉस्फेयर में वर्षा जो हुआ, वर्षा के बूंद हैं, रह गए, तो वर्षा का बूंद जो रह गया वो प्रिज्म की तरह ही है, प्रिज्म की तरह ही है, देखिए प्रिज्म की तरह है। इससे जो लाइट गुजरेगा तो ये 7 रंग में बंट नहीं देगा? प्रिज्म के रूप में जब बूंद हो गया पानी का तो 7 रंग में बंट देगा। और वो 7 रंग, वहाँ पर्दा तो है नहीं, हम लोग तो यहाँ व्हाइट पर्दा लगाए थे, पर्दा नहीं है, लेकिन नेचर ने एक पर्दा दिया है वहाँ। वो पर्दा क्या है? तो बादल। बादल ही पर्दे का काम करने लगता है आसमान में, और उस आसमान में ऐसा बन जाता है। और बनता कब है? जब सूरज पूरब में होगा तो रेनबो पश्चिम में बनेगा, और जब सूरज पश्चिम में होगा तो रेनबो पूरब में बनेगा। तो ऐसा स्थिति कब आएगा? सुबह या शाम में ना आ सकता है, दूसरा नहीं आएगा। दोपहर में जब आसमान के ऊपर रहेगा सूरज, तो उस समय, उस स्थिति में लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, हम लोग आगे पढ़ेंगे 9 क्लास में। तो जो रिफ्रैक्शन होता है, तो वो जो है आपको धरती पर वो इमेज बन नहीं पाता है, नहीं बनेगा, और वो बादल पर ही बनेगा। तो ये इतने याद रखें कि जब पूरब में सूरज रहेंगे तो पश्चिम में आपको रेनबो बनेगा, जब पश्चिम में रहेंगे तो पूरब में रेनबो बनेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वर्षा होते रहना चाहिए हल्का हल्का, चाहे तुरंत होके बिता हुआ रहना चाहिए, आसमान में हल्का बादल भी होना चाहिए, तो ये रेनबो बनता है।
रेनबो में 7 रंग होते हैं, वो सातों रंग हम लोग कहेंगे कि 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, जो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि उसमें 7 रंग हैं। लेकिन वह नेचर का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है पानी का बुलबुला, साबुन का बुलबुला। साबुन के बुलबुला ऐसे फूंक करके हम लोग छोड़ देते हैं, देखते हैं कि वो तो साबुन का बुलबुला था, साबुन तो उजला रहता है, लेकिन हवा में वो रंगीन दिखाई देता है। तो वहाँ भी जो हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, और वो सातों रंगों में बंट जाता है, तो अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। इस तरह से आज हम लोगों का लाइट चैप्टर का जो लाइट पोर्शन है समाप्त हुआ। और अगले दिन हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ जो शुरू में बताए थे आँख के बारे में, आँख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना पर जाने के लिए विदा दीजिए, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको प्रोत्साहित करिए, हमारे इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।